ओके भाई, तो आज से हम लोग समसामयिकी घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2024, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, शुरू करेंगे। देखिए, जो मैथ की क्लास चल रही वो आपकी चलेगी अलग से, और ये भी आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो ये बुक के बारे में पहले समझ लेते हैं हम लोग। ये बुक आपकी एसएस पब्लिकेशन वालों की है, ठीक है। एसएस पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है घटनासार करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और ये हाफ ईयरली है, जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक के कंप्लीट करंट अफेयर इसमें दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी किताब है ये। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, अन्य कोई भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उपयोगी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसकी विषय सूची में समझते हैं। विषय सूची में अद्यतन सार दिया गया है, हाफ ईयरली दिया गया है, राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया गया है, ये भी हाफ ईयरली है। सभी का 6 महीने का पूरा करंट अफेयर दिया गया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए घटनाक्रम दिया गया है, आर्थिक के बारे में दिया गया है, यूपी के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, मेला, महोत्सव, बैठकें, आयोग, समिति, विज्ञान, ठीक है, सभी के बारे में दिया गया है। नवीन पुस्तकें, पुरस्कार, खेल जगत, दिवस, एक एक करके सभी का सार संग्रह इसके अंदर दिया गया है, ठीक है ना। इस बुक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो सभी लोग इस बुक को परचेज भी कर लें, ताकि आपके पास हार्ड कॉपी भी आ जाएगी, तो आप अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अद्यतन सार, जो सार संग्रह दिया गया है, वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, ओके। राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है ना। पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और सभी लोग इस बुक को परचेज कर लें, बहुत ही अच्छी किताब है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग। एक इसमें लाइन टू लाइन आपको समझाएंगे हम लोग, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। शुरू करते हैं फिर, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ये हमारी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ये कौन से नंबर की थी? 18वीं लोकसभा थी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी है कि इसमें नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ओके। 18वीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की, ठीक है। तो शपथ कब ग्रहण की इन्होंने? 9 जून 2024 को, ओके। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ किस तारीख को ग्रहण की है? तो वो है आपकी 9 जून 2024, ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि पंडित नेहरू के बाद, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी के पहले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने 3 बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, ठीक है। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 मई 2014 को, दूसरी बार, सॉरी, ये डेट दी गई है आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 26 मई 2014, दूसरी बार 30 मई 2019 को,
और तीसरी बार 9 जून 2024 को शपथ ली है। ठीक है, 9 जून, तीसरी बार वाली भी याद रखिएगा, ये डेट पूछी जा सकती है, 9 जून 2024 को। मोदी से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 कार्यकाल 1952, 1957 और 1962 के लिए देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 3 बार शपथ ली थी, ठीक है, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन कौन से सन थे उनके? 1952, 1957 और 1962। ठीक है, वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 240 सीट के साथ से वंचित रही है। यानी कि पूर्ण बहुमत के लिए 240 सीट की आवश्यकता थी, 240 सीट तो इनको नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन उनके गठबंधन से एनडीए ने 293 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। यानी कि गठबंधन से सरकार 293 सीट पा गई। ओके, और जिससे उनकी सरकार बन गई। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के बाद मोदी स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक ये नंबर आप याद रखिएगा, कुछ नंबर्स का खेल है सारा। ठीक है, तो नंबर्स आप जरूर याद रखिएगा कि 18वीं लोकसभा है, 9 जून को उन्होंने शपथ ली है और 20वें क्रम के वो प्रधानमंत्री बने हैं। और इससे पहले लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री के पद की शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए कितने मंत्री हो गए? 36, 5 41 यानी कि 30 71। कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कितने लोगों ने शपथ ली? 71 लोगों ने टोटल शपथ ली है। देखिए जो चीज याद करने लायक है वो हम आपका अंडरलाइन कर दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, बाकी लाइन टू लाइन आपको हम समझाते चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के राष्ट्रपति शेरिंग टोब्गे, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ तथा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को आमंत्रित किया गया था। तो इसमें आपके लिए याद करने के लिए है आपका, तो पहली बात तो ये पॉलिसी कौन सी थी? नेबरहुड की पॉलिसी। ठीक है, नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें बांग्लादेश की शेख हसीना, आप इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के शेरिंग टोब्गे और उसके बाद मालदीव भी इस समय चर्चा का विषय रहा है, तो इसलिए मालदीव के आप याद रखिएगा, मोहम्मद मोइजू। ओके, और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, इन लोगों के नाम जरूर आप याद रखिएगा, बाकी सभी लोगों के नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और सभी के अगर याद ना भी रहे तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा। ओके, तो नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत शेख हसीना कहाँ की थी? बांग्लादेश की थी। और विक्रम सिंघे कहाँ के? श्रीलंका के थे। टोब्गे कहाँ के थे? भूटान के थे। मोहम्मद मोइजू कहाँ के थे? मालदीव के थे। और पुष्प कमल नेपाल के थे। ठीक है, मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों में तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल और द रिपब्लिकन, ये सब इनके सहयोगी थे। ठीक है, जिनसे गठबंधन की सरकार बनी है, पार्टी ऑफ इंडिया शामिल थे। सहयोगी दलों के 11 मंत्रियों के सहित 11 मंत्रियों सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 71। अभी हमने काउंटिंग आपको याद कराई थी ना, 71 थी टोटल। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सहयोगी मंत्रिमंडल हैं उसमें कितने मंत्री शामिल हैं जो इनके सहयोगी दल के हैं? तो सहयोगी दल के 11 मंत्री हैं जो मंत्रिमंडल में है। ठीक है, और कुल मिलाकर मंत्री हैं कितने? 71 हैं। और 11 कौन से हैं? 11 वो मंत्री हैं जो सहयोगी दल थे, उन सहयोगी दलों से कुल मिलाकर 11 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ठीक है,
इसके बाद है मोदी मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला, देखिए 7 महिला मंत्री, याद रखिएगा 7 महिला मंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा मोदी जी के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं, तो 7 महिलाएं हैं, ठीक है, जिसमें से 2 कैबिनेट में हैं और 5 राज्य मंत्री की जगह मिली है। 2 कैबिनेट में है महिलाएं और 5 महिलाएं राज्य मंत्री भी हैं। कुल 71 में से कितनी महिलाएं हैं, 7 महिलाएं हैं, जिसमें 2 कैबिनेट की हैं और 5 राज्य मंत्री की हैं, ठीक है। आगे 33 ऐसे मंत्री जिन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है, ये भी आपको डिजिट याद रखनी होगी कि ऐसे कितने मंत्री हैं जिन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है। तो ऐसे कितने मंत्री हैं, 33 मंत्री हैं। ऐसे कितने मंत्री हैं, 33 मंत्री हैं, ठीक है। हम आपको सारा याद भी करा देंगे अभी, बस आप इस बुक को परचेज करेंगे, एक बार रिवाइज और कर लेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए अगला है मोदी 3.0 में। अब 3 पॉइंट क्यों लगा है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी ना मोदी जी की, इसलिए मोदी 3.0 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तीसरी बार सरकार बन रही लगातार में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी के कितने हैं, 27 हैं। 10 कितने हैं मंत्री, 10 मंत्री कौन से, अनुसूचित जाति के यानी एससी कोटे के हैं, और 5 कौन से हैं, एसटी कोटे यानी अनुसूचित जनजाति के हैं, और 5 अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के हो गए। और इस सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ठीक है ना, इस सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है बात, पूछ सकते हैं कि मोदी सरकार में कितने मुस्लिम मंत्री हैं, और ऑप्शन देंगे 1 2 3 4 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या 0, कुछ भी इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो आप क्या लगाएंगे, 0, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ठीक है। तो बताइए फिर आप लोग फिर से कि इन्होंने शपथ कब ली, सब पेज हम आगे कर देते हैं, फिर हम पूछते हैं आपसे, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोग बताइए इन्होंने शपथ कब ली थी, 9 जून 2024 को। आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा हमारे साथ, शपथ कब ली थी, 9 जून 2024 को। और लोकसभा कौन से नंबर की है, 18वें नंबर की लोकसभा है, ठीक है। और किस नंबर की प्रधानमंत्री है, 20वें नंबर के प्रधानमंत्री है। कौन से नंबर के हैं, 20वें नंबर के हैं। 18वीं लोकसभा, 20वें प्रधानमंत्री। और इसके पहले ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 3 बार मंत्री पद की शपथ ली थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उनका काल क्या था, सन बताइए, 1952, 1957, 1962, 3 याद कराए थे हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ कब ली थी, सर 9 जून को ली थी, एकदम सही है। तो 18वीं लोकसभा थी, ओके। इसमें एनडीए को टोटल गठबंधन सहित एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं, 293 सीट मिली है। कितनी मिली है, 293, 293 सीट मिली थी, ओके। और किस नंबर के प्रधानमंत्री थे, 20वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। किस नंबर के थे, 20वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। अच्छा, इनके कैबिनेट में कितने नेता थे, कैबिनेट में 30 नेता थे कैबिनेट में। 5 नेता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बताया था 5 मंत्री, 5 कौन से नेता थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के थे, और 36 कौन थे, राज्य मंत्री थे। तो क्या हो गए, 30, 5 और 36, याद हुआ, 30, 5, 36। 30 कौन से थे, 30 थे कैबिनेट में, 5 कहाँ थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, ठीक है ना, और 36 कहाँ के थे, राज्य मंत्री के थे। अच्छा, कुल कितने थे, 71 थे। कुल कितने थे, 71 थे। इसमें से सहयोगी दल के कितने मंत्री थे, बताइए, याद कराया ना मैंने, सहयोगी दल के कितने मंत्री थे, सर सहयोगी दल के 11 मंत्री थे, याद हुआ, सहयोगी दल के कितने मंत्री थे, 11 मंत्री थे सहयोगी दल के, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताइए मोदी जी के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं थी, कुल कितनी महिलाएं थी, सर 7 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 7 महिलाएं थी। अच्छा, कितनी कैबिनेट में महिलाएं पहुंची थी, 2 कैबिनेट में पहुंची हैं, ठीक है। और राज्य मंत्री कितनी है, 5 राज्य मंत्री हैं, याद हो गया, चलिए। अच्छा, ऐसे कितने मंत्री हैं जिन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है, सर ऐसे 33 मंत्री थे। कितने मंत्री थे, 33 मंत्री थे। कितने मुस्लिम मंत्री हैं, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ओके, याद हो गया होगा इतना। तो एक बार फिर से जरा फटाफट बता दीजिए, लोकसभा का नंबर 18वीं,
प्रधानमंत्री का नंबर 20वां। शपथ कब ली? 9 जून को। ठीक है, 9 जून 2024 तो चल ही रहा है, 9 जून को। कुल कितनी सीटें इनको मिली? 293 सीटें मिली। ठीक है, कितने नेता कैबिनेट में पहुंचे? 30 कैबिनेट में, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेता राज्य मंत्री में। कुल कितने हुए? 71 हुए। महिलाएं कितनी हैं? 7 महिलाएं हैं। ठीक है ना, और 7 महिलाओं में कैबिनेट में कितनी हैं? 2 हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। कितने मंत्री ऐसे जिन्होंने पहली बार शपथ ली है? तो 33 मंत्री ऐसे हैं। कितने मुस्लिम मंत्री हैं? एक भी नहीं है। सहयोगी दल के कितने मंत्री हैं? 11 मंत्री हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। चलिए देखिए, इनका ये मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल आपको इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन है। ठीक है, ये पूरा इनका मंत्रिमंडल है। चलिए अब 18वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में बात करते हैं हम लोग। 18वीं लोकसभा के चुनाव। 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल 1 जून 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में, ये आपसे पूछ सकता है कि जो चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का वो कितने चरणों में हुआ है? तो वो 7 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में हुआ है। देखिए हमारे साथ ऊपर रिपीट करते रहिएगा, सब याद हो जाएगा। जितना भी पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर पूरा रट जाएगा आपको। ठीक है ना, कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में हुआ है। डेट क्या थी? 19 अप्रैल से लेकर 1 जून। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में। ठीक है, 7 चरण हुए थे। चुनाव के बाद मतगणना कब संपन्न हुई? 4 जून को। मतगणना कब संपर्क हुई? 4 जून को। मतगणना कब संपर्क हुई? 4 जून को। चुनाव कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। 1 जून को चुनाव खत्म हुआ, 4 जून को क्या हो गया? मतगणना हो गई, रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, और शपथ कब ले ली इन्होंने? 9 जून को। याद कराया था हमने, शपथ कब ली? 9 जून को। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? 20वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। इनके पहले ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 3 बार चुनाव में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका सन बता दो। 1952, 57 और 62। ठीक है ना, चलिए इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बहुमत प्राप्त किया है। ठीक है, किंतु सत्ता में उसकी ताकत कमजोर करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी उसके नजदीक ही लाकर इन चुनाव में खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब की बार 400 पार के एनडीए के नारे के सपने को चूर करते हुए उसकी सीटों की संख्या पहले की 350 प्लस जो मिली थी वो घटकर 393 तक पहुंच गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 240 ही है। ठीक है, अगर केवल आप भारतीय जनता पार्टी की सीट की बात करेंगे तो कितनी है? वो केवल 240 सीटें हैं। इससे सरकार की स्थिरता के लिए सहायक दलों पर एनडीए की निर्भरता क्या हो गई? बढ़ गई। भाई 240 सीट से क्या रही? ठीक है, तथा तेलुगु देशम पार्टी व जनता दल यू की किंग मेकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। अब इनके नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कि 2 पार्टी ऐसी थी जो किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, एक थी आपकी कौन सी? तेलुगु देशम की, और एक थी जनता दल की। ठीक है, अच्छा कुछ हम आपको काम भी बता दे रहे हैं कि आप जरा इसको सर्च करके रखिए और इसको याद करिएगा। ठीक है, आपके लिए अगली जब इसकी क्लास लगेगी तब हम पूछेंगे भी आपसे। ओके, कि पहली बात आप याद रखिएगा, सर्च करिएगा कि जो तेलुगु देशम पार्टी है ये कब बनी। ठीक है ना, ये कब बनी, और जनता दल यू कब बनी। ठीक है, इन दोनों के जो सन है वो आप सर्च करिए, उन्हें याद करिएगा कि इसका गठन कब हुआ था। तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यू का गठन कब हुआ था? ठीक है, अगला है लोकसभा के इन परिणामों ने विभिन्न पूर्वानुमानों के साथ साथ 2 दिन पहले 2 जून को ही जारी विभिन्न एग्जिट पोल को भी गलत साबित कर दिया था। एग्जिट पोल तो कह रहे थे कि 400 पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राम मंदिर के नाम पर भी अपने पक्ष में भारी मतदान की उम्मीद कर रही भाजपा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में मात्र
33 रह गई। ये याद कर लीजिएगा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश से कितनी सीट मिली, 33 सीट मिली थी, ठीक है ना। कितनी सीट मिली थी, 33 सीटें मिली थी। ओके। अयोध्या वाली फैजाबाद सीट पर भी पराजय का सामना करना पड़ा। तो अयोध्या की कौन सी सीट ये हार गए थे, फैजाबाद वाली सीट, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं 4.7 लाख मतों से 2019 में जीते थे। समझिए 2019 का जो चुनाव हुआ था 4.7 लाख, 3.72 लाख 2014 के वाराणसी से जीते थे, किंतु इस बार उनकी विजय का अंतर मात्र 1.53 लाख मतों रहा से, ठीक है, 1.53 लाख मतों का रहा था। तो आप ये भी डिजिट याद रख सकते हैं कि कितनी मतों से इस बार वो जीते हैं। सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों सहित कुल 18 मंत्री इस बार चुनाव में पराजित हो गए हैं, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया की स्थिति इस प्रकार रही है। अच्छा, स्थिति को समझते हैं कि जो एनडीए सरकार है, ठीक है, एनडीए सरकार में देखिए सभी को याद करने की जरूरत नहीं है कि आप 293 सीटें पूरी याद करें, इसमें खास खास चीज़ें याद कीजिए। जैसे जनता दल पार्टी को, बीजेपी को 240 सीटें, तेलुगु देशम की 16 सीटें और जनता दलियों की 12 सीटें, ठीक है। ये आप 3 याद रखिएगा कि तेलुगु की कितनी थी, 16 थी और जनता दल की 12 सीटें थी, ठीक है। और खुद की अपनी भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें। आप ये 3 नंबर आप जरूर याद रखिएगा, 240, 16 और 12, ठीक है। देखिए इंडिया की जो सरकार की सीटें हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप याद रखिए 99 सीटें केवल, समाजवादी पार्टी देखिए 37 सीटें हैं और 29 सीटें आप याद रखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, ठीक है। बस 3 डिजिट इनकी याद रखिए, बाकी कोई मत याद रखिए, इतना जरूरी नहीं है। तो 99 कांग्रेस की हो गई, 37 आपकी सपा की हो गई और 29 आपकी तृणमूल कांग्रेस की हो गई, ठीक। इनका टोटल योग याद रखिएगा कि इंडिया को कितना मिला था, 234, 234 सीटें मिली, ठीक है। 293 किसकी थी, भाजपा की, एनडीए का गठबंधन, और 234 सीटें आपकी इंडिया की हो गई, ठीक है। बाकी अन्य दल की 16 सीटें। अठारहवीं लोकसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं। सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा हेतु निर्विरोध चुने गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इनका नाम याद रखिएगा, कौन थे, मुकेश दलाल, ठीक है। कौन है, मुकेश दलाल। कहां से लड़े थे, सूरत से, ठीक है ना, सूरत से लड़े और निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा चुनाव के जो समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज हैं, पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है, वो सबसे युवा सांसद बने हैं। उनकी आयु केवल 25 वर्ष 3 माह है। तो पुष्पेंद्र सरोज को आप याद रखिएगा, ये समाजवादी पार्टी से हैं और कहाँ से जीते हैं सीट, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी से, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से जीते हैं, ठीक है। पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के कौन है, पुष्पेंद्र सरोज। और निर्विरोध कौन चुने गए हैं, मुकेश दलाल, ठीक है। मुकेश दलाल निर्विरोध है और पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है। बिहार के समस्तीपुर से लोजपा की रामविलास पासवान की पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सांभवी दूसरी सबसे युवा सांसद हैं। इनकी आयु 25 वर्ष 11 महीने। तो सबसे कम उम्र के पुष्पेंद्र सरोज और सेकंड नंबर पे कौन है, सांभवी। सेकंड पे कौन है, सांभवी। कहाँ से हैं ये, बिहार के समस्तीपुर से, ठीक है। या तो वो जगह पूछ लेंगे और या तो नाम पूछेंगे, ठीक है। या तो वो जगह पूछेंगे या तो वो नाम पूछेंगे, ओके। भाजपा के शंकर लालवाणी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों के अंतर से जहां निर्वाचित हुए हैं, वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर,
ने केवल 48 मतों से अंतर में विजय इस चुनाव में दर्ज की है। तो दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले हैं शंकर लालवानी, ठीक है, और सबसे कम में रविंद्र वायकर। सबसे अधिक वोट के अंतर से कौन जीता? भाजपा के हैं शंकर लालवानी, ठीक है, और सबसे कम अंतर से कौन जीते हैं? रविंद्र वायकर, इस शिवसेना के हैं, केवल 48 मतों से जीतते हैं, ठीक है। असम की जेल में निरुद्ध कट्टरपंथी खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए खडूर साहिब जो पंजाब में है निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 2 लाख मतों से अंतर से चुनाव जीत गए। 2 लाख मतों के अंतर चुनाव जीते हैं, ठीक है ना। तो एक इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? अमृतपाल सिंह संधू। कौन सी जेल में थे ये? असम की जेल में थे, ठीक है। कौन सी जेल में थे? असम की जेल में थे। कहां से लड़े हैं? पंजाब से, ठीक है। साहिब, खडूर साहिब पंजाब से लड़े हैं, निर्दलीय थे, ये किसी पार्टी से नहीं थे, ठीक है ना। और उसी जगह दिल्ली के तिहाड़ जेल से कश्मीरी अलगाववादी निर्दलीय उम्मीदवार, ये भी निर्दलीय हैं, अब्दुल राशिद। कौन है? अब्दुल राशिद। कश्मीर के वारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। इन्होंने भी 2 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। देखिए, निर्दलीय होने के बाद भी हरा दिया, ठीक है। तो 2 नाम याद रखिएगा आप, ओके। कौन कौन से 2 नाम बताइए? एक तो आपके शंकर लालवानी जो सबसे अधिक मतों से जीत गए, ठीक है। और सबसे कम वाले कौन थे? रविंद्र वायकर। सबसे कम वाले रविंद्र वायकर, सबसे कम वाले रविंद्र वायकर, सबसे ज्यादा वाले शंकर लालवानी, ठीक है। एक बार रिवीजन करिए, बताइए ऐसे कौन थे जो निर्विरोध निर्वाचित चुने गए थे? कौन थे जो सूरत से लड़े थे? सोचिए। मुकेश दलाल जो थे वो सूरत से चुनाव लड़े थे और निर्विरोध जीत गए थे, ठीक है। और सबसे कम उम्र के कौन थे? पुष्पेंद्र सरोज। सबसे कम उम्र के कौन से थे? पुष्पेंद्र सरोज। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन है? सांभवी। सेकंड नंबर पे कौन है? सांभवी। पहले नंबर पे कौन है सबसे कम उम्र के? पुष्पेंद्र सरोज। सब सेकंड नंबर पे कौन है? सांभवी, ठीक है। सांभवी कहां से लड़ी थी? बिहार के समस्तीपुर से। पुष्पेंद्र सरोज कहां से लड़े थे? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। पार्टी कौन सी थी इनकी? समाजवादी पार्टी से, ठीक है। अच्छा, अब बताइए आप, असम की जेल से कौन लड़े थे? अमृतपाल सिंह। कहां से? पंजाब से, ठीक है। किस पार्टी के थे? निर्दलीय थे सर। किस पार्टी के थे? निर्दलीय थे। दिल्ली के तिहाड़ जेल से कौन लड़े थे? अब्दुल राशिद लड़े थे। कौन लड़े थे? अब्दुल राशिद लड़े थे। कहां से? कश्मीर के बारामूला सीट से, ठीक है। कश्मीर के बारामूला सीट से। अब पूछेंगे अब्दुल राशिद किस पार्टी के थे? तो ये निर्दलीय थे। किस पार्टी के थे? निर्दलीय थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में 74 महिलाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको याद जरूर आप करिएगा। कितनी महिलाएं टोटल? 74 महिलाएं हैं 543 सांसदों में। अच्छा, अब इसी जगह आप बताइए कि जो मोदी जी की सरकार बनी है उनके जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कितने कुल मंत्री थे? 71 थे। महिलाएं कितनी थी उनके में बताइए, याद है? 7 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 7। केंद्र मंत्रिमंडल में कितने थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसमें थे, कैबिनेट में कितने थी? 2। राज्य मंत्री कितनी थी? 5। कुल कितनी थी? 7। अगर आप बात करेंगे 543 सांसद में कुल महिलाएं कितनी है? 74 महिलाएं हैं कुल, ठीक है। जबकि पिछली 17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं की सांसदों की संख्या कितनी थी? 78 थी। पिछली बार कितनी थी? 78 थी। इस बार कितनी है? 74 है। 74 महिला सांसदों में देखिए अलग अलग पार्टी की अब बताए जा रहे हैं कि भाजपा की कितनी है टोटल? 30 है। कांग्रेस की कितनी है? 14 है। सपा की कितनी है? 4 है। टीएमसी की 11 है। द्रमुक की 3 है। जदयू और लोजपा की 2-2 हैं और अन्य 1-1 महिलाएं लोकसभा सदस्य चुनी गई। तो आपको सभी याद करने की जरूरत नहीं है, आप टोटल याद कर लीजिए 74 हैं, ठीक है।
और मोदी जी की सरकार में 7 महिलाएं, ठीक है। 5 राज्य मंत्री थी और 2 कैबिनेट में थी। ओके, आगे है आपका कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जो मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए हैं, 8वीं बार लोकसभा के लिए जहां निर्वाचित हुए हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी 7वीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं, ठीक है। तो वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री हैं, 8वीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं, ठीक है। तो 8वीं बार पहुंचने वाले कौन है? वीरेंद्र कुमार है। कहां से है? एमपी के टीकमगढ़ से, ठीक है। और पंकज चौधरी 7वीं बार, पंकज चौधरी 7वीं बार, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में नोटा के लिए 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े हैं, जो इस मामले में एक रिकॉर्ड है। तो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि क्या आएगा कि सबसे ज्यादा नोटा वोट कहां पड़े हैं, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। कहां पड़े हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नोटा के वोट पड़े हैं, ठीक है। कांग्रेस के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली तथा केरल की वायनाड सीटों से निर्वाचित हुए हैं। बाद में उन्होंने वायनाड सीट को त्यागपत्र दे दिया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने कौन सी सीट से त्यागपत्र दिया, तो वो है वायनाड की सीट से, ठीक है। कौन सी सीट से? वायनाड की सीट से त्यागपत्र दे दिया है। समाजवादी पार्टी को 2019 के चुनाव में 5 सीटें मिली थी, ठीक है। और यह पार्टी अब 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो जहां पर 2019 के पिछले चुनाव में सपा को कितनी सीटें मिली थी? समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। वहीं इस बार 2000 की करंट चुनाव में 2024 के चुनाव में कितनी सीटें मिली हैं? 37 सीटें मिल गई हैं, ठीक है। जबकि भाजपा की सीटों की संख्या सिमट कर कितनी रह गई है? 33 रह गई है केवल, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि सपा को कितनी सीटें मिली? 37, और भाजपा को यूपी से कितनी मिली? 33 सीटें, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के 18वीं लोकसभा के चुनाव में 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप मतलब 100% सारा जीते हैं ये, ठीक है। सारी में सारी सीट जीते हैं। देखिए जितनी थी, जैसे एमपी से जीते हैं। कहाँ से जीते हैं? एमपी जीते हैं, उत्तराखंड जीते हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, दिल्ली, ये 6 हैं आपके, ठीक है। 6 राज्य हैं जहाँ से पूरे में पूरे सीट इनको मिली हैं। अब इसको याद कराते हैं आपको, ठीक है। देखिए अगर आपने जियोग्राफी में आपको इंडियन मैप याद होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद करिए तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हम लोग शुरू करते हैं ऊपर से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पहले हम केवल राज्य याद कराएंगे आपको। सबसे पहले क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे उतरे उत्तराखंड, ऐसे याद करिए। देखिए एग्जैक्ट नीचे नहीं उतर रहे, थोड़ा सा हम आपको आइडिया बता रहे हैं, उस आइडिया से हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे दिल्ली, उसके नीचे मध्य प्रदेश। याद हो गए 4? फिर से याद कीजिए, सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, फिर नीचे आओ दिल्ली, फिर नीचे आओ मध्य प्रदेश। 4 हो गए। चलो अब 7 सिस्टर के पास चलो। सबसे ऊपर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा सबसे नीचे है ना, एकदम लटकता है नीचे की तरफ। तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, सबसे नीचे त्रिपुरा। तो 2 आपके 7 सिस्टर की तरफ से हो गए और 4 आपके इधर हो गए। 6 याद हो गए होंगे आपको। जरा एक बार रिपीट करिए हमारे साथ। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे दिल्ली, फिर एमपी, उधर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, सबसे नीचे त्रिपुरा, ठीक है। 6 याद हो गए आपको। चलिए इसमें आप सीट भी पूछ सकते हैं कि कितनी सीट कहाँ थी, तो वो भी याद कर लेते हैं, कितनी सीट कहाँ थी आपकी, ठीक है। चलिए सबसे ऊपर से ही शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश को दीजिए 4, उसके नीचे दीजिए 5, उसके नीचे दीजिए 7। क्या दिया हमने? 4 5 7, 4 5 7, और नीचे 29, 4 5 7 29, 4 5 7 29। याद हुआ? सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे दिल्ली, फिर नीचे एमपी। सीट बताओ। ऊपर 4 5 7 29,
हो गया यार। अब उधर चलो सेवन सिस्टर की तरफ। राज्यों के नाम बताओ। क्या था सबसे पहले? ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश, सबसे नीचे वाला त्रिपुरा। सीट बताओ दोनों में, दो दो। याद ही नहीं करना है तो। दोनों में कितनी? दो दो सीट है। याद हो गई आपको भारतीय जनता पार्टी की 18वीं लोकसभा की 6 राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ है। 6 राज्यों के नाम याद हो गए होंगे आपको, और 6 राज्यों की कितनी सीट थी वो भी आपको याद हो गई होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे बताया गया है कि तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड व सिक्किम में एनडीए को कोई सीट नहीं मिली है। अब देखिए, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए आ सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से राज्य है जहां पर एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई है। चलो ये भी याद कराते हैं, लेकिन ये याद कराने से पहले आपको वो याद करना पड़ेगा। फिर से एक बार हमारे साथ रिवीजन कीजिए। इसको हम थोड़ा सा छुपा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको कितनी सीट याद हो गई हैं। ओके, शुरू करें तो बताइए। सबसे ऊपर बताइए, सबसे ऊपर क्या था? हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे दिल्ली, उसके नीचे मध्य प्रदेश, इधर आते हैं अरुणाचल प्रदेश, सबसे नीचे त्रिपुरा। 6 राज्य थे जहां पर क्लीन स्वीप मिला है। ठीक है, अब जरा इनकी सीट बताइए। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तराखंड 5, उसके बाद दिल्ली 7, एमपी 29, उधर 2-2 सीटें। याद हो गई? चलिए अब याद कराते हैं हम आपको कि कहां पर इनको एक भी सीट नहीं मिली है। ठीक है, एक भी सीट नहीं मिली है, ये भी याद करते हैं। अच्छा, अब अगर हम पूर्वी राज्यों की तरफ चले तो वहां पर सेवन सिस्टर और सिक्किम होता है, आपको याद ही होगा। सेवन सिस्टर और सिक्किम होता है। देखिए सिक्किम, सेवन सिस्टर मिलाकर टोटल होते हैं 8। ठीक है, 8 में देखिए असम को हटा दीजिए आप। अब बचे कितने? 7। कितने बचे? 7। असम को हटाकर कितने बचे? 7। 7 में से 2 तो आप पहले ही याद कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा 2 तो पहले निकल गए, जिसमें इनको पूरी सीट मिल गई है। अब बचे कितने? 5। तो पांचों के नाम जरा सुना दीजिए, फिर से ऊपर से सुना दीजिए। अरुणाचल प्रदेश तो बोलना नहीं है, क्या बोलना है? नागालैंड, मणिपुर, ठीक है ना, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम। कौन कौन से? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। 5 याद हो गए भाई। 7 सिस्टर और सिक्किम मिलाकर 8 थे। असम को हटा दो, कितने बचे? 7। 7 में से 2 थे जो पूरे सीट मिल गई, अरुणाचल प्रदेश और आपकी त्रिपुरा को। बाकी जो बचे वो सारे यहाँ लिख दो जिनको एक भी सीट नहीं मिली। जैसे सिक्किम में एक भी सीट नहीं मिली इनको। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तो मिल गई थी 2 में 2। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है? नागालैंड, एक भी नहीं मिली। नागालैंड के नीचे मणिपुर, एक भी नहीं मिली। मणिपुर के नीचे मिजोरम, एक भी नहीं मिली। त्रिपुरा में 2 में 2 मिली। ऊपर चलेंगे मेघालय, एक भी नहीं मिली। असम की बात ही मत करो। ठीक है, उसमें सबको मिली सीटें। इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट और लाइन लिखी है, इस बार पहली बार केरल में भी भाजपा को एक सीट मिली है। केरल में भी भाजपा को एक सीट प्राप्त हुई है। ठीक है, 18वीं लोकसभा का गठन 24 जून 2024 को हुआ। ये गठन गठन कब हुआ? ठीक है, 24 जून 2024 को लोकसभा का गठन हुआ था। 18वीं लोकसभा का गठन। देखिए कुछ डेट्स हैं, आप याद रखिएगा जरूर उनको। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद रहे भर्तृहरि मेहताब, क्या नाम है? भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? भर्तृहरि मेहताब को। कहाँ के थे? उड़ीसा के। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। ठीक है ना, तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? आपको पता होगा, पॉलिटी अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आपको जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तब आपको उसमें सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान कोटा से लोकसभा के सांसद ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ के हैं? राजस्थान कोटा से। को एक बार फिर 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे।
यानी पिछली लोकसभा में कौन थे अध्यक्ष? ओम बिरला। 18वीं में कौन है अध्यक्ष? ओम बिरला। आपसे पूछा जा सकता है ओम बिरला कहाँ के सांसद हैं? तो राजस्थान कोटा, राजस्थान कोटा के सांसद हैं, ठीक है ना। कहाँ के सांसद हैं? राजस्थान कोटा के सांसद हैं। ओके, देखिए अब इसी के साथ जहां लोकसभा के चुनाव हुए वहीं पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। तो 4 जगह विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं, ठीक है ना। 4 जगह विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं, ठीक है। कौन से 4 राज्य थे? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। याद करिए हमारे साथ। आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है ना, आंध्र प्रदेश मतलब बीच में एमपी के नीचे आंध्र प्रदेश के बगल में उड़ीसा, सबसे ऊपर चलेंगे तो सिक्किम और फिर राइट हैंड चले अरुणाचल प्रदेश, ऐसे, ठीक है। आंध्र प्रदेश से चलना स्टार्ट करो, दाहिने मुड़ो तो आपको क्या मिलेगा? उड़ीसा, ऊपर आओ सिक्किम, फिर दाहिने मुड़ो तो आपको अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 जगह विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि 4 जगह आपके विधानसभा के चुनाव हुए हैं। देखिए इसके आगे की सीट हम लोग आगे की जो है क्लास कर लेते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेटा वीडियो रिकॉर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं तो। और ये क्लास भी आपकी रेगुलर चलेगी, और जो मैथ वाली क्लास चल रही है वो भी आपकी चलेगी, ठीक है। तो मैथ क्लास आज नहीं आ पाएगी, आपकी मैथ क्लास कल से रेगुलर रहेगी। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ये हमारी फ्री ऑनलाइन क्लास है, आपको मैथ की भी मिलेगी, अब करंट अफेयर भी चालू रहेगा, ठीक है। सब हम एक एक करके इसमें आपको जोड़ते जाएंगे, और कोई क्लास आपकी पेड नहीं होगी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए। और जिन लोगों ने भाई अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। क्लास पसंद आई हो बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।